हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आप नॉलेजपुर चैनल के सहयोग से 10वीं के सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क में। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और मैंने आपको बोला था कि एसएसटी का जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होते जाएगा हम उसका क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कशन उन सभी प्रश्न का भी करेंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भूगोल के चैप्टर 1 का। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। अगर आप लोगों की डिमांड आई तो हम लॉन्ग क्वेश्चन और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका भी अध्ययन करेंगे। अगर आज मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं इन सभी में से जिसका भी आंसर आपको पता है, आप उसका आंसर वीडियो को रोक के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में वीडियो को रोककर ज़रूर लिखिएगा। ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 2 प्रकार के, या फिर ऑप्शन डी आपको 5 प्रकार के। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हड़बड़ाना नहीं है आपको। प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार। तो मुझे उम्मीद है आप आंसर किए होंगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं। कौन सब? तो पहला हो जाएगा जैव संसाधन, और दूसरा क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन। दूसरा क्या होगा बच्चा? अजैव संसाधन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पर आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया जाए कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? जैव मंडल से होती है, और जिनमें सजीव का लक्षण मौजूद होता है हम उसको कहेंगे जैव संसाधन। और अजैव इसका उल्टा हो जाएगा, यानी अजैव को हम जब जैव में, याद रखिए, जब जैव में सजीव का लक्षण होगा तो अजैव में किसका लक्षण होगा? तो निर्जीव का होगा। ठीक है। तो अजैव संसाधन में किसका लक्षण होगा? तो निर्जीव का होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मालिक। स्वामित्व से तात्पर्य क्या है? मालिकाना हक के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। तो क्या आप कमेंट सेक्शन में चारों प्रकार का नाम लिख सकते हैं? अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन के 4 प्रकार हैं उसका आंसर आप जरूर लिखिएगा। तो चलिए मैं भी बता देता हूँ। इसमें पहला हो जाएगा क्या आपका? व्यक्तिगत संसाधन। पहला हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन, और दूसरा क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन, और अंत में क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंत में क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगर आप अभी तक हमारे पहले अध्याय के अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, क्लास 10th ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, आप उसको देखिए। ये सब प्रश्न आपके लिए हलवा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? यानी किसका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है? महात्मा गांधी से, सुंदरलाल बहुगुणा से, या फिर मेधा पाटेकर से? इसका आंसर बताइए क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा जी का, सुंदरलाल नहीं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? देखिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, या मेधा पाटेकर जी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन थे? तो मेधा पाटेकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा। अब देखिए आगे प्रश्न भी, अब यहीं से चलिए बताइए महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप कहीं से भी पढ़ के, किसी का भी मदद लेकर आप आंसर जरूर लिखा कीजिए। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन से, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन डी चिपको आंदोलन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चिपको आंदोलन से संबंधित है। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित हैं? तो मेधा पाटेकर। इन दोनों ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से याद रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, तो इसका तो आंसर हो गया चिपको आंदोलन। बताइए चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, इनका तो आपको लिखना ही है। आपके लिए 2 होमवर्क हो गया। पहला, चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ, इसका ईस्वी लिखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया, लेकिन कब किया इसका लिखिए। और असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत कब हुई, इसका भी आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। इन तीनों का आंसर मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। लेकिन आपको बताना है कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है फ्रांस में, ऑप्शन बी भारत में, सी श्रीलंका में, डी रियो डी जेनेरो में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रियो डी जेनेरो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। कहाँ है? पेरिस। उसके बाद क्या है? भारत। तो भारत में, चलिए भारत के बारे में कुछ चीज़ें। भारत में संविधान हमारा कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब यहीं पे है श्रीलंका। श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? 1948 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत के जैसे ही श्रीलंका भी गुलाम था। और श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? 1948 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अब। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय, जैव संसाधन, अजैव संसाधन या फिर नवीकरणीय? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो वीडियो को रोकिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कोयला है और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय और नवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जिसका आप एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः अगर पूर्ति उनकी हो जाती है, या फिर अगर आप दोबारा उसका प्रयोग कर सकते हो, तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय कहेंगे। जिसका आप दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हो या जिनकी पूर्ति होने में दोबारा करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, हम वैसे संसाधन को बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न आपके लिए, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग, अजैव या फिर अचक्रीय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग है। मतलब इसकी पूर्ति हमेशा आपको होती रहती है, हमेशा आपको सूर्य का प्रकाश मिलते रहता है, इसीलिए हम सौर ऊर्जा को पुनः पूर्ति योग संसाधन कहते हैं। चलिए 8 नंबर का प्रश्न आपके लिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्र संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 19.2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? राष्ट्रीय संपदा कहते हैं, यानी राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? बताइए। यह बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हम इनसे पहले भी इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में, 92 में, 2004 में या 1962 में? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कब? 1992 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, 1962 में क्या हुआ था? तो 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुई थी। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में क्या हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम। और 1997 के बारे में चलिए आगे प्रश्न देखते हैं।
क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 1997 में, दिसंबर 1992 में, 15 अप्रैल 2005 ईस्वी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1997 में। और दिसंबर 1992 में क्या हुआ था? तो 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, लेकिन वह दिसंबर का महीना नहीं था, याद रखिएगा, वह जून का महीना था। शायद 3 से 14 जून के बीच में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा और चेक करके बताइएगा कि हाँ सर 3 से 14 जून के बीच में ही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए अंतिम प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है? 100 nm, 200 nm, 150 nm या 250 nm? तो यहाँ पे सबसे पहले आप याद रखिएगा nm का मतलब क्या है? तो nm का मतलब है नॉटिकल मील, यानी समुद्र के दूरी को किस में मापा जाता है? तो समुद्र के दूरी को मापा जाता है नॉटिकल मील में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 200 नॉटिकल मील। क्या हो जाएगा? 200 नॉटिकल मील। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें वो सभी प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। पहले अध्याय से कई बार जो प्रश्न बने हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी जो प्रश्न बन सकते हैं, वही उसी से प्रश्नों को हमने ऐड किया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। लाइक के साथ साथ आप शेयर कीजिएगा। किनके साथ? तो अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ साथ आपके रिश्तेदार में जो भी पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव्स में, उनके साथ। अगर आप सोशल नेटवर्क यूज करते हैं जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो इन पे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो कि 10वीं का अब ऑनलाइन भी पढ़ाई शुरू हो गया है, वह भी निःशुल्क में, वो भी पूरे बेसिक के साथ। प्रश्न उत्तर भी करवाया जाता है जब अध्याय समाप्त हो जाता है तब। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं इस वीडियो का टारगेट देता हूं मात्र 50 लाइक का। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने इस परिवार से, नॉलेजफुल परिवार से, इतना प्यार तो करते ही हैं कि आप इस वीडियो पर 50 लाइक तो पूरा ही दीजिएगा। अब 50 लाइक पुराने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, उनके साथ टैग कीजिए, उन लोगों को बोलिए अरे यार कहाँ भटक रहे हो तुम। एक यूट्यूब पर नॉलेजपुर नाम से चैनल है जहाँ पर तुम 10वीं के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आप 50 लाइक का टारगेट ज़रूर पूरा कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।